दोस्तों, आप सभी का मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा। आज हम माधवराव सप्रे की एक लघु कथा जो टोकरी भर मिट्टी है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। उसके ऊपर हम विचार मंथन करने वाले हैं। उससे पहले माधवराव सप्रे के बारे में दो शब्द मैं आपके सामने कहता हूँ। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी ये कहानी हिंदी की पहली कहानी है। कई विद्वानों का मत है और कई विद्वानों का मत यहाँ पर अपेक्षित नहीं है, लेकिन ऐसे हिंदी साहित्य में कई विद्वान हैं कि उन्होंने इस कथा को हिंदी की पहली कथा मानी। और हमारी दृष्टि से भी अगर हम कहें तो ये एक टोकरी भर मिट्टी लघु कथा है, वो सही मायने में हिंदी की पहली लघु कथा कही जा सकती है। यह तो कथा है, यह जो कथाकार हैं माधवराव सप्रे जी, उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अनुवाद, संपादन कार्य, पत्र पत्रिकाओं तथा अनेक कहानियों का लेखन भी किया हुआ है। उसमें से ही ये लघु कथा और कथा, इसके बीच में क्या अंतराल है, मैं आपके सामने दो शब्दों में स्पष्ट करता हूं। कहानी वो होती है जो एक घटना, एक प्रसंग, एक क्षण, कोई एक समस्या को लेकर जो है पूरी कहानी लिखी जाती है। उसमें कम पात्र होते हैं, दो चार ही पात्र होते हैं, ज़्यादा पात्र नहीं होते हैं, और जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर कहानी या कथा लिखे जाते हैं। ऐसे ही सप्रे जी की एक कथा, एक टोकरी भर मिट्टी, एक विधवा जो अनाथ है और जमींदार, इनके बीच में इसके रेशे जो हैं बुने गए हैं। वैसे देखा जाए तो हर कहानी, हर उपन्यास, एकांकी, नाटक हो या रेखा चित्र हो या संस्मरण हो या आत्मचरित्र हो, किसी भी गद्य विधाओं में पात्रों के नाम लिखे जाते हैं। लेकिन ये कथा ऐसी है कि इसमें पात्रों को नाम नहीं दिए गए हैं। पात्रों को नाम तो हैं, पर लेकिन वे कैसे हैं, एक जमींदार, एक अनाथ विधवा के रूप में है। फिर हम आते हैं लघु कथा की ओर, एक टोकरी भर मिट्टी। शीर्षक देखा जाए तो बिल्कुल मामूली सी बात है, लेकिन शीर्षक में कई रहस्य, कई भेद इस कथा के अंत में हमें देखने को मिलते हैं। दो पात्रों के बीच में ये कहानी जब आगे चलती है तो जमींदार की स्वभाव विशेषताएं क्या है और विधा की स्वभाव विशेषताएं क्या है, उसकी ओर हमें गौर करना चाहिए। हम देखते हैं कि जमींदार, उसके पास बहुत सारा धन है, इतना ही नहीं अहंकारी है, भ्रष्ट है और अमानवीय संकेत उसमें कहानी को लेकर दिखते हैं। एक और विधवा है, विधवा का निर्मल मन है, स्वच्छ मन है उसका, जिस प्रकार पानी है उस प्रकार उसका मन है। कहानी की जब शुरुआत होती है तो कहानीकार कहानी की शुरुआत में ये बातें शुरू में बयां करता है। जमींदार का महल है और उसी महल के हाथे में एक विधवा जो अनाथ है उसकी झोपड़ी है। जमींदार को ऐसा लगता है कि ये मेरा जो महल का विस्तार है, मैं झोपड़ी की जमीन तक क्यों न ले जाऊं। जब ऐसा विचार करते हैं यह, तो उस समय वह वकील अपने कुछ लोग इनकी राय लेता है। राय लेने के बाद वकील उसको ऐसे कहते हैं कि वह विधवा वहां से हटाया नहीं हटेगी, आप प्रयास करके देख लो। जमींदार एक दिन विधवा के पास जाता है और विधवा के कहते हैं कि देखो, ये जो मेरे महल के पास आपकी झोपड़ी है उसको आप हटाना चाहिए। विधवा मना कर देती है। विधवा कहती है कि मेरी गत स्मृतियाँ
इस झोपड़ी में कैद है, मैं इस झोपड़ी को नहीं छोड़। उसकी कौन सी गत स्मृतियां हैं, उसकी कौन सी गत यादें हैं, तो हम उसके ऊपर देखते हैं। उसका पति, उसका देहांत उसी झोपड़ी में होता है। उसका एकलौता पुत्र, उसका भी देहांत उसी झोपड़ी में होता है। इतना ही नहीं, उसकी जो पतोह है उसका भी देहांत उसमें हो जाता है। उसका पुत्र और उसकी पतोह एकमात्र एक आधार छोड़कर जो उसको जाते हैं, और वह पोती। विधवा इन विगत स्मृतियों को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि झोपड़ी में उसकी स्मृतियां कैद है। एक दिन एकाएक वह अदालत में जाता है, और अदालत में जाकर जमींदार वो झोपड़ी की जितनी जगह होती है वो जीत जाता है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टता का संकेत इसमें कहा निकाल देते हैं। वकीलों को कुछ धन देकर वो खरीद देता है, और वो झोपड़ी की जगह जो है जीत जाता है। वकील और जमींदार जब विधवा के पास जाता है और विधवा को कहते हैं कि देखो, ये झोपड़ी की जमीन आपकी नहीं रही, आप ये तो हमारी हो चुकी है, अब हम इसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। विधवा रोती है, विलाप करती है, बेहोश हो जाती है, और आखिरकार अपनी पोती और कुछ वस्तुओं को लेकर दूसरी जगह, आसपास की जगह रहने के लिए चली जाती है। यह सब होने के बाद उधर विधवा आंखों में से आंसू झर रही है, उसकी पोती भी वहाँ पर जो है रोती है। पोती के खाना नहीं खाती, खाना छोड़ देती है, और विधवा एकाएक एक दिन जमींदार के पास आती है। जमींदार और अपने कुछ लोगों के साथ में महल के बाहर वो खड़े होते हैं। उस वक्त विधवा वहाँ आती है। आने के बाद विधवा जमींदार को कहती है कि देखो महाराज, ये झोपड़ी तो आपकी हो चुकी है और झोपड़ी की जमीन भी आपकी हो चुकी है, लेकिन इस झोपड़ी की जिस जगह पर थी वह जमीन में से एक मिट्टी भर टोकरी मुझे ले जाने दीजिए। पहले तो महाराज जमींदार उसको मना कर देते हैं, लेकिन कुछ मिन्नतें और कुछ प्रार्थना करने के बाद वह जो विधवा होती है, जमींदार उसकी बातें मान लेता है और उसका आज्ञा दे देता है कि चलो एक टोकरी भर मिट्टी जो है आप लेकर चले जाओ। विधवा वहाँ जाती हैं। वहाँ जाने के बाद एक टोकरी भर मिट्टी जो उस झोपड़ी में की जमीन में से उस टोकरी में डालती हैं और महाराज को बुलाती हैं। महाराज को कहती हैं कि महाराज, ये जो टोकरी भर मिट्टी मैंने भरी हुई है, इस टोकरी को जरा हाथ लगा दो। महाराज सोचता है कि मुझे क्यों बुला रही है विधवा, पर लेकिन झट से महाराज वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और महाराज उस विधवा के पास जाते हैं और उस टोकरी भर भरी हुई मिट्टी उसको हाथ लगाते हैं। बड़ा ही भर से प्रयास करते हैं, बड़ी शक्ति लगाते हैं, और शक्ति लगाने के बावजूद वो टोकरी भर मिट्टी महाराज से नहीं उठाई जाती। लेखक ऐसा कहते हैं इसमें, सफरे जी, कि एक हाथ भर भी टोकरी ऊपर नहीं आती। ये शब्द बड़े ही मर्मस्पर्शी है। महाराज से वो टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती। तब विधवा उसको कहती है कि देखिए जमींदार महाराज, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और मेरी झोपड़ी में यहाँ पर तो कई हजार टोकरियां मिट्टी पड़ी हुई है। पूरे जन्म भर आप इस मिट्टी को कैसे उठाएंगे? जब विधवा के बोल ये महाराज के अंत तक, हृदय तक जाते हैं, और हृदय तक जाने के बावजूद महाराज के मन में, महाराज के हृदय में एकाएक बिजली चमक जाती है। क्या मालूम क्या हो जाता है, और एकाएक महाराज का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वे समझ जाता है कि मैंने जानबूझकर अपने धन में के गर्व में मदमत्त होकर ये झोपड़ी की, ये विधवा की झोपड़ी जो है मैंने हत्या की है। ये जब उसको समझ में आता है तो अंत में हृदय परिवर्तन होकर महाराज का वो विधवा को झोपड़ी पुनः लौटा देता है। यहाँ
ये लघु कथा जो समाप्त हो जाती है। लघु कथा समाप्त होने के बाद ऐसी कुछ बातें दिखती है लघु कथा में कि महाराज अपने कर्तव्य से, वो जमींदार अपने कर्तव्य से भटक गया था, पुनः अपने कर्तव्य पद पर जो है वो वहां आ जाता है। इतना ही नहीं, भले ही भ्रष्टाचारिता अपना कितना भी सिर ऊंचा करे, लेकिन निर्मल मन के आगे ही सब लोग झुक जाते हैं। ये इस कहानी में, इस लघु कथा में ये बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।